हेलो क्लास, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू विद्यार्थ। और आज जो है हम लोग 12th मैथ्स की क्लास लेने वाले हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे चैप्टर्स वगैरह के बारे में, यूनिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि साल भर हमको क्या क्या पढ़ने हैं। टोटल हमारे पास देखा जाए तो मैथ्स जो है 12th का जो मैथमेटिक्स का जो एक सब्जेक्ट है वो आपका टोटल 6 यूनिट्स में डिवाइड हुआ है आपका, ठीक है। 6 यूनिट्स में डिवाइड हुआ है। कैसे कैसे डिवाइड हुआ है ये सब हम लोग एक बार देखते हैं। सबसे पहले हम अगर बात करें यूनिट 1 की, ठीक है, तो यूनिट 1 जो है वो बेसिकली क्या है, आपका रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में आपको बताता है। क्लियर है बात, समझ में आ रही क्लास। बेसिक रिलेशन एंड फंक्शन आप लोग 11th क्लास में भी आपने पढ़ा हुआ है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं। बेसिक जो आपने रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में जो भी आपने बेसिक पढ़ा हुआ था सेट के साथ आपने 11th क्लास में ये पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो आपको आगे के बारे में थोड़ा थोड़ा चीज़ें बताया जाएगा, बाकी सब वही है। आपको मैपिंग जो आपको 11th क्लास में जो समझाया गया था वो सेम है, बस आपको एडवांस लेवल पे थोड़ा सा जाकर के पढ़ना है, थोड़ा अंदाज से जाकर के इसमें पढ़ना है। क्लियर है। तो ये रिलेशन एंड फंक्शन का जो यूनिट है इसके 2 चैप्टर है ना, ये आपके 2 पार्ट में बटा हुआ है। बेसिकली आपका पहला जो इसका पार्ट है वो आपका वही सेम आपका रिलेशन एंड फंक्शन है, और दूसरा जो पार्ट है आपका ये है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। क्योंकि बेसिकली क्या है कि आपके पास आपने लास्ट ईयर में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री एक फंक्शन ही है, तो उसके इनवर्स के बारे में हमको क्या करना है, डिस्कस करना है, डिटेल डिस्कस करना है। रिलेशन फंक्शन पहला चैप्टर हो जाएगा, एंड जो सेकंड चैप्टर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो ये फर्स्ट चैप्टर हो गया और ये आपका सेकंड चैप्टर हो गया, ठीक है, सिलेबस के हिसाब से आपका। उसके बाद आपका आता है यूनिट नंबर जो है आपका सेकंड आता है आपका यूनिट नंबर जो 2 है, ये बेसिकली है आपका अलजेब्रा का पार्ट। क्या है आपका ये अलजेब्रा, ठीक है। तो अलजेब्रा का ये जो पोर्शन है ये बेसिकली इसमें क्या क्या चीज़ें हम कवर करते हैं। सबसे पहले तो चैप्टर नंबर जो 3 आता है इसके अंदर वो आता है आपका मैट्राइसेस, और चैप्टर नंबर 4 आता है आपका डिटर्मिनेंट्स की बात करेंगे, ठीक है। क्या होगा ये, क्या क्या चीज़ें हैं, इसके बारे में आपको कोई घबराने की बात नहीं है। ये सब अभी हम करेंगे इसके बारे में। सारे चैप्टर जब डिटेल में समझेंगे तो हमको समझ में आएगा, क्योंकि हमारे पास एक अच्छी बात यह है कि हमारे पास इस 12th क्लास के अंदर जो भी चैप्टर्स हैं उनमें से कई सारे चैप्टर ऐसे हैं जो आपको 11th क्लास में हमने पढ़ा हुआ है इसके बारे में, ठीक है। बट कुछ ऐसे चैप्टर जैसे मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के बारे में आपको नहीं पता होगा, ये थोड़ा सा एक नया चैप्टर है, ठीक है। तो इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है। हमारा अगला आता है आपका यूनिट नंबर 3, और यूनिट नंबर 3 जो है वो है आपका कैलकुलस, ठीक है। कैलकुलस के बारे में डिस्कस करेंगे। भाई कैलकुलस क्या चीज़ है, कैलकुलस के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि आपने 11th क्लास में भी इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है, पढ़ा हुआ है, मतलब सभी ने। 11th क्लास के अंदर आप पढ़ते हो लिमिट, पढ़ते हैं सभी लिमिट्स, और इसके अलावा आप लोग पढ़ते हैं कंटिन्यूटी। क्लियर है। तो यही से कैलकुलस का जो है वो आपका स्टार्टिंग फेज आता है, ठीक है। कैसे स्टार्टिंग फेज आता है कि भाई यही हमारा जो है इस कैलकुलस का शुरुआत है, जो 12th क्लास के अंदर जो हम कैलकुलस पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसका शुरुआत यहीं से होने वाला है। कैसे होगा देखिए जरा। इसका जो पहला जो चैप्टर आता है ना, इसके जो 5th चैप्टर अगर बोल सकते हैं अपन इसमें, ठीक है। तो ये आता है आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। दिस इज सेम एज द लिमिट, है ना। लिमिट और कंटिन्यूटी में थोड़ा सा ही फर्क है, बहुत कम का फर्क है ना, बहुत ज़्यादा का फर्क नहीं है बिल्कुल इनमें, ठीक है। नेक्स्ट जो चैप्टर आता है आपका डिफरेंशिएशन, लास्ट ईयर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा चीज़ें। डिफरेंशिएशन आप लोगों का 11th में है, सभी को बताया गया है डिफरेंशिएशन कैसे होता है 11th क्लास में के अंदर, कि भाई कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इसमें, है ना, ठीक है। आपको इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपने पढ़ा है इसके अंदर, तो इसमें कोई आपको घबराने की बात नहीं, बिल्कुल इसके एडवांस वर्जन आपको डिफरेंशिएशन का पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपने जो पढ़ा हुआ है इसी के बारे में आगे अपन पढ़ेंगे इसमें, ठीक है।
अब यहाँ से कैलकुलस के अंदर जो और भी जो चैप्टर्स हैं, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा हम बात कर लेते हैं आराम से। नेक्स्ट जो हमारा जो चैप्टर आने वाला है 7th चैप्टर अगर बात करें हम एक कंटिन्यूएशन में, तो आने वाला है हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो ये क्या चीज़ है, डिफरेंशिएशन के ही आपके कुछ एप्लीकेशंस जो रियल प्रैक्टिकल लाइफ में जो हमारे एप्लीकेशंस होते हैं, ठीक है, तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है आपके पास, ये मैं बताऊंगा आपको जब हम चैप्टर ही कवर करेंगे डिफरेंशिएशन का, उसके बाद ये क्या होता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल आसान सा चैप्टर है ये सारे, ठीक है। अगर आपको एक डिफरेंशिएशन 5th नंबर जो चैप्टर दिख रहा है आपको, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, उसके बाद आपका डिफरेंशिएशन, अगर ये चीज़ें क्लियर होता है तो आपको एओडी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको एओडी भी बोला जाता है शॉर्ट में, ठीक है। अगला आता है आपका इंटीग्रेशन। ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आप लोगों ने 11th क्लास के अंदर भी पढ़ा हुआ है, क्योंकि फिजिक्स वगैरह में यूज़ होता है ये दोनों चीज़ों का। बस ये कि इंटीग्रेशन मैथ्स के हिसाब से, आपका 12th के मैथ्स के हिसाब से इंटीग्रेशन जो है थोड़ा सा वास्ट है ना, थोड़ा सा हम उसके और भी मेथड्स वगैरह के बारे में, मेन इसमें क्या है कि आपका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में क्या है, मेथड है, मेथड ऑफ सॉल्विंग, इसको समझना जरूरी है बस। मेथड्स ऑफ सॉल्विंग जो है वो इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, इसमें काफ़ी सारे हैं, इसमें जो इंपॉर्टेंट आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, तो ये इंटीग्रेशंस के अंदर जो है आपका एक अगला आता है आपका ये डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। क्या चीज़ है इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा, इसे समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है। अगला नेक्स्ट आता है आपका एरिया अंडर कर्व, है ना, ये सब मैं आपको समझाऊंगा कि क्या होता है ये। अभी सिर्फ आपको नोट करना है ना, कोई इसमें टेंशन नहीं पालना है कि भाई क्या क्या चीज़ें, बस आपको जस्ट नोट करना है इसको, ठीक है, कि हमको साल भर इतने सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, बहुत आसान है सारे चैप्टर्स, ठीक है। 11th जो नंबर का चैप्टर है आपका वो ये है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ से आपका जो कैलकुलस का जो आपका यूनिट है कैलकुलस का, ये आपका खत्म होता है आपका, ठीक है। यूनिट नंबर जो 3 है कैलकुलस का, ये आपका यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट जो हमारा यूनिट है, नेक्स्ट जो हम यूनिट पढ़ने वाले हैं, यूनिट नंबर 4, ठीक है। ये यूनिट नंबर जो 4 है बेसिकली आपका, ये क्या है, ये आपका है वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल, ठीक है क्लास। तो ये आपका वेक्टर एंड 3D जो है, इसके बारे में आप लोग फैमिलियर हैं पहले से भी, है ना। क्यों फैमिलियर हैं आप लोग, क्योंकि आप लोग 11th के अंदर, आप 11th क्लास के अंदर फिजिक्स वगैरह पढ़ते हैं, तो सेम आपका ये वेक्टर जो है आपको इस बार भी जो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो आपको यही है, आपका वेक्टर सेम रहेगा। आपको अलजेब्रा पढ़ना होगा वेक्टर के अंदर, आपको इनके जो डायरेक्शंस वगैरह के बारे में समझने पड़ेंगे, आपको इनके जो सम वगैरह होते हैं, सम डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स होते हैं, वो आपको समझने पड़ेंगे। आफ्टर दैट आपको कुछ और भी चीज़ें जो मैथ्स से रिलेटेड है, मतलब जो मैथ्स के जो सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हम वो सब चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे डायरेक्शन रेशियो के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है मैं समझाऊंगा इसके बारे में, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये कि आपका स्टार्टिंग जो फेज होगा वो आपको वही है जो 11th के अंदर जो आप फिजिक्स पढ़ते हैं, यही इसका 11th का 12th के वेक्टर का आपका स्टार्टिंग फेज है, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है आपका 3D क्या चीज़ है, देखिए 3D, तो इसके अंदर अपन पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं चैप्टर्स के। सबसे पहले वही आपका वेक्टर कैलकुलस है ना, वेक्टर, ठीक है। उसके बाद आपका 3D है ना, 3D बोलते हैं इसको, 3 डायमेंशन को, ठीक है। तो इसके अंदर आपका हम जो 11th क्लास के अंदर आप पढ़ते हैं ना, आप जो स्ट्रेट लाइन वगैरह पढ़ते हैं, है ना, वही सब है इसमें, प्लेन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये सब पढ़ना है इसमें। हम डिस्कस करेंगे जब हम ये यूनिट के अंदर जब जाएंगे तो, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो यूनिट है, यूनिट नंबर 5 है आपका। यूनिट नंबर जो 5 है वो बेसिकली क्या है आपका, लीनियर प्रोग्रामिंग है। और लास्ट जो आपका जो चैप्टर है, मतलब जो लास्ट आपका जो यूनिट है वो आपका क्या है, प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका 15th जो चैप्टर है, 15 चैप्टर आप लोगों को कवर करनी है इसमें। समझ में आ रहा है बात, क्लियर हो गया। तो धीरे धीरे अब हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, आज की क्लास में। बेसिकली क्या आपको मेन चीज़ क्या है कि आपको ये सारे चैप्टर्स हैं, आपको एक तो ये क्लियर हो गया है पहली बात तो।
और दूसरी चीज़ हमको ये ध्यान रखनी है कि जो नोट्स वगैरह आपको तैयार करना है, ठीक है, बिल्कुल नोट्स वगैरह के बारे में थोड़ा ध्यान रखिएगा। रेगुलर एक आपको नोट्स मेंटेन करना जरूरी है। हम लोग जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी और भी प्रॉब्लम्स हैं, सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट बिफोर दैट अपन ये सब चैप्टर्स के बारे में बात करें, एक एक चैप्टर में चले आपको थोड़ा सा बुक के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं, ठीक है। क्या क्या बुक अपने को लगने वाली है, किस टाइप की बुक्स आपको प्रीफर करनी है। जैसे अगर हम बात करते हैं सबसे पहले 11-12 के बेसिस पे अगर बात करें, रेगुलर जो अपन है ना, ठीक है, रेगुलर के लिए आपको क्या चाहिए होगा, अपन जैसे अपन 12th क्लास की बात कर रहे हैं अभी तो, है ना, ठीक है। तो रेगुलर के अंदर आपको जब आपको ये 12th का जो पोर्शन है वो आपको कवर करनी है, इसके लिए फॉर दैट आपको सिंपल बात है, आपकी आर.डी. शर्मा जो है आपकी, है ना, पहली बुक तो आपके पास क्या है, आर.डी. शर्मा, और दूसरी आपकी एनसीईआरटी 1 एंड, ठीक है, 2 यूज़ करनी है। और इसके अलावा जो है आपके पास अरिहंत की जो आपकी, आपको पता होगा अरिहंत की आती है, और एक आपका एक और आती है, तो वो अरिहंत प्रीवियस ईयर पेपर्स की जो बुक्स आते हैं, ठीक है, इनका आपको यूज़ करना है। ये 3 बुक्स हैं आपके पास जो रेफरेंस में आपको यूज़ करना है, आर.डी. शर्मा, एनसीईआरटी 1 एंड 2, एंड आफ्टर दैट आपका अरिहंत प्रीवियस ईयर बुक्स, ठीक है, क्लियर। जो आपके पेपर के बुक आते हैं, प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स होते हैं, ठीक है, इनका एक पर्टिकुलर बुक आता है, ठीक है। ऐसे में ओसवाल करके भी आता है ना, ओसवाल की भी आप अगर चाहें तो प्रीफर कर सकते हैं। ओसवाल की भी और अरिहंत की दोनों बराबर होती है। अगर आप अरिहंत लेते हैं तो ओसवाल नहीं लेंगे, अगर ओसवाल लेते हैं तो अरिहंत नहीं लेंगे। ये दोनों ऑप्ट हैं, है ना, कोई भी आप ले सकते हैं इसमें से, ठीक है, दोनों ऑप्टेड है। नेक्स्ट आपके पास अगर हम बात करें JEE अगर मेंस लेवल की अगर बात करें अपन, ठीक है, तो अगर JEE अगर मेंस लेवल पे अगर बात करें हम, तो बेसिकली एक तो हमारे यहाँ की जो आपके बुकलेट्स वगैरह हमारी मिलने वाली है आपको, है ना, ठीक है, हमारी बुकलेट्स काफ़ी रहेंगी। इसके अलावा DPP वगैरह, है ना, DPPs वगैरह मिलेंगे आपको, ठीक है, जो आपको क्लास के अंदर आपको कवर करनी होगी इसको। उसके अलावा जो है आपके पास A. दास गुप्ता की जो आपका MCQ की बुक है, ठीक है, वो आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। और उसके बाद आता है आपका दिनेश खट्टर की एक बुक आती है, ठीक है। तो ये आपके पास 3 रेफरेंसेस हैं जो आपको मेंस लेवल पे आपको कवर करनी है। क्लियर बात समझ में आ रहा है सबको क्लास, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास एडवांस लेवल पे अगर हम बात करें, ठीक है, तो एडवांस लेवल पे सबसे पहली चीज़ तो वही हमारे यहाँ के जो भी आपका एडवांस लेवल पे जो बुकलेट्स आपको मिलेंगे, ठीक है, उनमें आपको बेसिकली फोकस करना है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास और भी कुछ रेफरेंसेस आपको जो लेना है, वो आपके पास ये है आपका TMH एडवांस लेवल पे जो आपकी आती है इसकी, ठीक है। और नेक्स्ट है आपके पास आपका दास गुप्ता की ही, सेम दास गुप्ता की आपकी प्रॉब्लम जो सॉल्विंग की जो आती है, प्रॉब्लम प्लस जिसको बोलते हैं अपन, ठीक है। तो ये अपन प्रीफर कर सकते हैं यहाँ पे। क्लियर है क्लास, सबको समझ में आ रहा है कि क्या क्या रेफरेंसेस हमको लेनी पड़ेगी, ठीक है। आपके पास ये चीज़ों का एक कलेक्शन है कि आपके पास अगर आप रेगुलर के बेसिस पे, अगर आप रेगुलर के लिए आपके पास क्या क्या बुक लेनी है, रेगुलर अगर आपको रेगुलर्स के लिए आपको थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ रेगुलर के लिए कुछ और एक्स्ट्रा रेफरेंस, वैसे भी हम क्लासेस में काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, बट अगर आपको लगता है कि आप कुछ एक्स्ट्रा और ले सकते हैं तो आर.डी. तो आपको लेनी है, एनसीईआरटी तो आपकी स्कूल लेवल पे चलती है, आपको स्कूल में तो ये कवर करवाई जाता है ना, आर.डी. शर्मा, ठीक है। इसके अलावा आपके पास ये जो अरिहंत प्रीवियस ईयर की बुक्स जो है वो आपके पास लगभग अक्टूबर नवंबर के बीच में आती है ना, तो ये आपको प्रीफर करनी है, ठीक है, क्योंकि इससे आपको प्रैक्टिस क्लियर होते हैं कि भाई कितने कितने आपकी तैयारी कैसी है, ठीक है, किस लेवल पे आपकी तैयारी है, इसके बारे में अपन, ठीक है, यहाँ पे चेक करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इसमें सेट्स होते हैं बहुत सारे, सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड, ठीक है, तो ये आपको डिस्कस करनी है। इसके बाद आपका मेंस लेवल पे आपके पास हमारी जो बुकलेट्स आपको जो मिलने वाली है, इसके अलावा A. दास गुप्ता MCQ, और उसके बाद आपका दिनेश खट्टर। आफ्टर दैट एडवांस लेवल पे हमारी खुद की बुकलेट्स, उसके बाद आपका TMH, है ना, और एडवांस लेवल पे और आपके दास गुप्ता की प्रॉब्लम प्लस। तो क्लियर हो गई बात समझ में सबको, ठीक है। आगे चलते हैं। आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं, जो चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपका मैट्रिक्स, ठीक है। तो मैट्राइसेस हमारा जो पहला चैप्टर जो आज शुरू करेंगे, वैसे पहला चैप्टर कुछ और है, पहला चैप्टर हमारा रिलेशन एंड फंक्शन है,
बट हम रिलेशनल फंक्शन के बारे में और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में, ठीक है, थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग चलते हैं आज के जो चैप्टर्स में मैट्रिसेस पे, ठीक है। तो मैट्रिसेस होता क्या है, थोड़ा सा बात करते हैं इसके बारे में। पहले ये है क्या, ये वर्ड क्या है, क्यों दिया गया इसको, मैट्रिसेस क्यों बोला जा रहा है, क्या है ये, मतलब कुछ अलग दुनिया की चीज़ तो है नहीं है। हम लोग देखते हैं कि हमारे जो रियल प्रैक्टिकल लाइफ से थोड़ा अगर मैथ्स को कनेक्ट किया जाए तो हमको ये चीज़ पता चलता है कि यार सभी के घर में कवर्ड वगैरह देखे होंगे आप लोग, है ना। कवर्ड वगैरह तो देखते ही सभी के घर में होता है ना। कवर्ड देखते हैं, शॉप्स वगैरह पे जब जाते हैं तो आपको दिखता होगा कि एक वो रहता है ना, ठीक है, आपके वो शेल वगैरह रहते हैं, शेल वगैरह पे उन पे वो अपने सामान वगैरह रखे होते हैं, जो भी आपके ग्रोसरीज वगैरह के सामान रखे होते हैं, है ना, ठीक है। और उनको एक पर्टिकुलर क्या कहते हैं, सीक्वेंस में एक अरेंजमेंट में रखा जाता है इनको, ठीक है। एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है, ठीक है। इस अरेंजमेंट को ही अपन क्या कहते हैं, मैथ्स के टर्म में मैट्रिसेस कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर बात। कवर्ड में होता क्या है भाई, कवर्ड में क्या होता है, ये आपके पास देखिए एक एक सेल दिख रहा है आपके पास, है ना, ठीक है। ये आपके पास क्या है, अगर आप ऊपर से नीचे जाते हो तो क्या मिलता है आपको, कॉलम मिलता है। ऐसे ही होते हैं आपके जितने भी कवर्ड होते हैं या जितने भी सेल होते हैं, है ना, ठीक है, ये सब वैसे ही होते हैं सेल्फ वगैरह में। तो ये आपको एक पर्टिकुलर रो और कॉलम से मिलकर के बना होता है आपका। क्लियर बात। रो और कॉलम, आप अगर लेफ्ट से राइट चलते हो तो आपको मिलेगा रो, और अगर आप ऊपर से नीचे आते हो तो क्या मिलेगा आपको, कॉलम मिलेगा। तो रो और कॉलम से मिलकर के एक जो अरेंजमेंट होता है इसी को क्या बोलते हैं अपन, मैट्रिक्स बोलते हैं। क्लियर बात, समझ में आ रहा है। रो एंड कॉलम के अरेंजमेंट, ठीक है, क्लियर। लिख सकते हैं चाहे तो इसको, अरेंजमेंट ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड द मैट्रिक्स। अभी जरूरी नहीं है हम इसके बारे में लिखें, हमको पहले समझना जरूरी है, क्योंकि समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि भाई आपको जब ये चीज़ें प्रैक्टिकली क्लियर होगा कि भाई हाँ ये होता क्या है मैट्रिक्स, है ना, ठीक है। आफ्टर दैट हम थ्योरी के बारे में बात करेंगे, थ्योरी हम लिखेंगे, बट आपको सबसे पहले जरूरी है कि समझना कि भाई होता क्या है मैट्रिक्स। थोड़ा इंट्रोडक्शन में और अभी अंदर आएंगे हम लोग, ठीक है। चलिए तो आगे हम स्टार्ट करते हैं इसके बारे में कि क्या होता क्या है ये, ठीक। इंट्रोडक्शन। अब जबकि ये मैथ्स के टर्म में आ रहा है, मैथ्स के चैप्टर्स में अगर मैट्रिक्स आ रहा है, ये है ना, ये हमारा सेल है, ये हमारा कवर्ड है। अभी हम इसको ये नहीं बोल सकते यार कि अब देखो आप ये कह रहे हो कि कवर्ड जो है वही मैट्रिक्स है, लेकिन मैथमेटिकल टर्म्स में इसको कैसे डिनोट किया जाए, मैथमेटिकल टर्म्स में इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, ये हमारे पास पहली समस्या है, ठीक है। तो क्योंकि मैथ्स के चैप्टर में आया हुआ है मैट्रिक्स का मतलब इसको मैथमेटिकल टर्म्स में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो मैथमेटिकल टर्म में सबसे पहले आपको रिप्रेजेंट करने का तरीका समझा देते हैं कैसे होता है, ठीक है। तो रिप्रेजेंट्स कैसे करते हैं इनको, कैपिटल लेटर में, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले किस में रिप्रेजेंट करते हैं इसको, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी मैट्रिक्स अगर आपके पास है ना, तो उस मैट्रिक्स में जो भी आपका रो और कॉलम बने हुए हैं ना, ठीक है, तो हम उसको कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट करेंगे, लाइक A B C D। अपन बोलेंगे दिस इज A इज अ मैट्रिक्स, B इज अ मैट्रिक्स, C इज अ मैट्रिक्स, D इज अ मैट्रिक्स। क्लियर बात, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये सबसे पहले हमारा मैट्रिक्स का रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब आप सबको पता होगा कि यार एक जो आपका कवर्ड है हमारा, है ना, जो कवर्ड है इसके अंदर हम क्या रखते हैं, जो भी स्टब्स, जो भी आपके पास स्टब्स होते हैं हम एक एक सेल पे रखते हैं। यही जो स्टब्स होते हैं अगर उनको हम अगर मैथमेटिकल टर्म्स में अगर बात करें तो ये मैथमेटिकल टर्म्स है एलिमेंट का। किसकी बात करते हैं अपन, एलिमेंट्स की बात करते हैं, ठीक है। इसी मैथमेटिकल टर्म्स को एलिमेंट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अगर मैट्रिक्स आ रहा है तो उसके अंदर में खाली तो होगा नहीं मैट्रिक्स, कुछ ना कुछ एलिमेंट्स भी होने जरूरी है, ठीक है। और ये एलिमेंट्स, इन एलिमेंट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सबसे पहले ये देखेंगे जरा, ठीक है। तो एलिमेंट्स जो होता है उसको हम स्मॉल लेटर में रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल लेटर में रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, ठीक है। या आप न्यूमेरिकल, अगर कुछ न्यूमरल अगर है तो आप न्यूमरल में रिप्रेजेंट करेंगे, लाइक जैसे A B C D, है ना, अगर न्यूमरल है तो 1 2 3 यही होंगे इनके एलिमेंट्स। बेसिकली मैथमेटिकल टर्म्स में एलिमेंट्स क्या, अभी नाम से तो होंगे नहीं, हैं, सही बात है। अगर हम सोप और ये सब तो बोलेंगे नहीं इसको कि भाई हमारे पास मैथमेटिकल टर्म्स में क्या होंगे, या तो स्मॉल लेटर होगा या फिर क्या होगा, न्यूमरल होगा। क्लियर बात, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये होते हैं एलिमेंट्स। अभी हमको नेक्स्ट चलना है कि मैट्रिक्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, कैसे दिखेगा ये। अगर हम इसको देखना चाहें
तो कैसे दिखेगा ये कि भाई हमारे पास एक मैट्रिक्स है, वो मैट्रिक्स है, कैसे पता चलेगा वो मैट्रिक्स है? तो ये हमारे पास इसको रिप्रेजेंट करने के लिए स्क्वायर ब्रेसेस लगा होता है इसमें, ठीक है। कहीं पर भी अगर आपको दिखा एक स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट्स दिख रहे हैं, अगर आपको लेटर्स दिख रहे हैं या फिर आपको न्यूमेरल्स दिख रहे हैं, ठीक है, तो आपको तुरंत समझ जाना है कि जो हमारे सामने रखा हुआ है वो क्या है, आपका मैट्रिक्स है। क्लियर बात समझ में आ रहा है? इसके अंदर एलिमेंट होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ रोज कॉलम्स में, ठीक है, एलिमेंट्स इसके अंदर होते हैं, ठीक है। और बताया ना, जैसे मैं कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट करते हैं इसको, जो हमारे पास मेन आपके मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है हमारे पास, ठीक है। इसके अंदर एलिमेंट जो होते हैं, ठीक है, इन एलिमेंट्स को भी रिप्रेजेंट करने का तरीका बताऊंगा मैं। ये तो ठीक है, आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो, लेकिन अगर आप रोज और कॉलम्स में अगर आप चलते हो, है ना, कैसे पता चलेगा कौन से एलिमेंट को आप कहाँ पे रख रहे हो, ठीक है, उनकी पोजीशंस के हिसाब से आप उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हो, पोजीशंस कैसे आप लेते हो, ठीक है। क्लियर बात समझ आ रहा है? पोजीशन अगर आप किसी भी एलिमेंट की अगर किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे आप उसको रखते हो तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। इतना क्लियर हो गया सबको? ठीक है, तो एलिमेंट्स का कैसे रिप्रेजेंटेशन होता है इसमें देखते जरा। तो जैसा कि क्लास आपको पता है कि मैट्रिक्स का कहानी यहीं से शुरू होता है कि भाई मैट्रिक्स में मेन रोज और कॉलम्स होते हैं। क्या होते हैं इसमें? रोज एंड कॉलम्स होते हैं, ठीक है। तो रोज एंड कॉलम्स अगर हैं, तो जैसे अगर हम देखें, मान लो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है बड़ा सा, ठीक है, 1 2 ठीक है, मान लीजिए हमारे पास इसमें टोटल कितने नंबर ऑफ रोज हो गए? 3 नंबर ऑफ रोज हो गए, 3 नंबर ऑफ रोज हो गए, और आपके पास कॉलम कितने हो गए? 4 हो गए, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने एक मैट्रिक्स लिया जिसका नंबर ऑफ रोज है इसमें 3 और आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो आपके पास कितने हैं? 4 है, ठीक है। इतना क्लियर है? अब हमारे पास यहाँ पे एक एलिमेंट रखने हैं, यहाँ पे एक एलिमेंट रखने हैं, ये जितने भी आपको स्पेस दिख रहा है यहाँ पर अपने को एलिमेंट रखने हैं। जनरली कैसे रिप्रेजेंट करें हम इसको? तो देखिए ये एलिमेंट हम मान लीजिए ए ले ले, क्योंकि इस आपको बताया गया है कि लेटर को आपको स्मॉल में रिप्रेजेंट करना है। आफ्टर दैट आपको क्या करना है कि सबस्क्रिप्ट में क्या करना है, अपने को 2 नंबर लिखते हैं। आपको पता है कि ये है पहला रो, ये जहां पर आप अभी लिखना चाह रहे हो, जिस जगह पर आप एलिमेंट्स लिखना चाह रहे हो, वो आपका क्या है? फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है, तो इसीलिए यहां पर लिखेंगे 1 1। क्लियर बात सबको क्लास? फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम की बात करते हैं इसमें, ठीक है। पहला वाला जो होता है, यहां पे जो पहला वाला लिखते हैं अपन 1 बोलेंगे, तो ये होता है आपका रो, और सेकंड वाला जो होता है वो आपका क्या होता है? कॉलम होता है, ठीक है। पहली वाली जो नंबर होती है, पहली वाली जो डिजिट होती है वो हमारी क्या होती है? किसको बताती है? रोज को बताती है। और जो सेकंड वाला जो आपका डिजिट होता है वो किसको बताता है? आपको कॉलम को बताता है। क्लियर बात समझ में आ रहा है? ठीक है, इस तरीके से नेक्स्ट आप अगर लिखते हैं तो A1 2 फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। क्लियर है क्लास? नेक्स्ट A1 3। आज आप सिर्फ इंट्रोडक्शन के बारे में समझिए कि कैसे हमको कैसे दिखता है मैट्रिक्स, कैसे आपको देखना समझना है कि A11 क्या है ना, ठीक है। ये स्क्वायर ब्रेसेस का क्या मतलब है, ठीक है। ये बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें, बिल्कुल नई चीज़ें आपको देखने मिल रहा है 11th क्लास के कंपेरिजन पे, ठीक है। A13 A14, इसके बाद आप A21 A22 A23 A24 एंड नेक्स्ट इज A31 A32। समझ गए आप लोग सभी, ठीक है, कैसे आपको इसको लिखना है, ठीक। तो ये था हमारा बेसिकली एलिमेंट्स को कैसे आप वहाँ पे लिखते हैं। लेकिन इनका जनरल रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखें, है ना, जनरल अगर हम इसको देखें तो आप इसको डिनोट करते हो AIJ से। क्लियर बात? समझ में आ गया होगा क्या है ये IJ? I मतलब है आपके पास ith रो, किस रो में है वो, है ना, ठीक है, किस पर्टिकुलर पोजीशन पे है, उसके हिसाब से आप यहाँ पे वो नंबर फिल करते हो जिस रो पे होता है वो। जैसे फर्स्ट रो पे तो 1, सेकंड रो पे तो देखिए पहला वाला जो I की वैल्यू सब में 2 आ रही है, ठीक है। जितने भी आप फर्स्ट रो में दिख रहे होंगे उसमें I की वैल्यू आपको 1 दिख रही है बिकॉज ऑफ फर्स्ट रो है। सेकंड में फिर से आपके पास वही है, सेकंड रो, थर्ड में आपके पास थर्ड रो, ठीक है। तो इसी वजह से I की वैल्यू आपके पास 3 आ रही है, 2 आ रही है, इस तरीके से चेंज हो रहा है। और अगर हम J की बात करें तो क्या होता है? Jth
कॉलम होता है ये। इतना क्लियर है क्लास? सबको समझ में आ रहा है कि कैसे अपन एलिमेंट के बारे में यहाँ पे समझते हैं कि हमको कैसे आपको एलिमेंट्स को लिखना है यहाँ पे, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस का मतलब क्या होता है कि भाई हमने सिंपल सी बात बताया था कि एक मैट्रिक्स जो है ये दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक आपका रोज और आपका कॉलम्स, ठीक है। तो इन्हीं नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, को मिला करके क्या बनाया जाता है? ऑर्डर बताया जाता है, ठीक है। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स, इनका ही जो कॉम्बिनेशन है ये हमको क्या देता है? ऑर्डर देता है, ठीक है। क्लियर? तो लेट सपोज करिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है A11, A12, A21 और A22, ठीक है। नंबर ऑफ रोज कितने होगा इसमें? 2। और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होगा इसमें? ये भी 2। तो ऑर्डर इसका कैसे होगा? ये होगा 2/2 होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 2/2 बोलते हैं इसको। क्लियर? इसका मतलब है ये, दिस इज नॉट द मल्टीप्लीकेशन, ओके, दिस इज साइन, 2/2 की साइन है आपके पास, ठीक है। क्लियर? इसका मतलब ये कि एक मैट्रिक्स है जिसमें आपके पास 2 रो है और आपका 2 क्या है? कॉलम है। और इनको जनरली आप रिप्रेजेंट करते हैं कहाँ पे? कोई मैट्रिक्स है उसके आपके पास राइट कॉर्नर पे, राइट, ठीक है। क्लियर? राइट कॉर्नर पे आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना होता है इसको। 2/2 इस तरीके से आप लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। बॉटम राइट कॉर्नर पे आपको यहाँ पे 2/2 यहाँ पे लिखना होता है। इससे समझ में आता है कि आपके पास कितने रो है? 2 नंबर ऑफ रोज है और आपके पास 2 नंबर ऑफ कॉलम्स है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी मैट्रिसेस, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी मैट्रिसेस, तो क्या है ये चीज़ें देखते हैं ज़रा। अगर मान लीजिए हमारे पास, लेट सपोज करिए ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को एक चीज़ बता दें कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्लियर हो गया ना। अगर हम जनरली अगर इसको बात करें, ठीक है, तो जनरल टर्म में अगर बात करें हम, तो ये होता है m इंटू एन होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। m इंटू एन, इसका मतलब क्या है कि m नंबर ऑफ रोज है और n क्या आपका नंबर ऑफ कॉलम्स है, ठीक है। तो आपके पास ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका? m क्रॉस n हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। मल्टीप्लिकेशन नहीं कर देना है क्लास, ध्यान रखिएगा इसको, है ना। मल्टीप्लिकेशन करने से उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकल जाएंगे, जो जिसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। कि लेट सपोज करिए A इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, मान लीजिए आपके पास सेम वही 2/2 का मैट्रिक्स है आपका, ठीक है। एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है? 2/2 है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप देखे थे आपने, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर आप देखें पहले वाले प्रीवियस मैट्रिक्स को अगर देखें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्लियर है कि 4 आने वाले हैं। यही तो करना है आपको, क्या करना है? 2 इंटू 2 करना है इसमें, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन करना है अब यहाँ पे, तो कितना मिलेगा आपको? 4 मिलेगा। तो क्लियर हो गया क्लास? समझ में आ रहा है कि अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर आपको दिया हुआ है उससे आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल सकते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इवेल्युएट कर सकते हैं यहाँ पे। क्लियर है? ठीक है, बहुत छोटा सा टॉपिक था ये, बहुत उसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं, कोई भी परेशानी होने वाली बात ही नहीं है बिल्कुल इसमें। आपको बस ध्यान रखना है कि ऑर्डर क्या है, उस ऑर्डर में जितने भी आपके नंबर ऑफ रोज हैं और नंबर ऑफ कॉलम है, इनको आप मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपके पास जो रिजल्ट आता है, आउटकम्स आता है, दैट इज कॉल्ड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स हम लोग टाइप्स के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं इसका मैट्रिक्स का, इस चैप्टर का, वो है टाइप्स। टाइप्स के बारे में हम बात करेंगे बाद में, बट बिफोर दैट अपन क्या करते हैं, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस को एक बार देख लेते हैं क्या होता है। लेट ए, अच्छा इसके इंपॉर्टेंट कंडीशन थोड़ा ध्यान रखिएगा। कंडीशन क्या कहता है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस तभी पॉसिबल है आपके पास, ठीक है, जब ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर ऑफ इक्वालिटी, इक्वालिटी के बाद क्या कर रहा है, इक्वालिटी का मतलब ही वही है, दो मैट्रिक्स का कंपैरिजन। ठीक है, क्लियर।
कंपैरिजन ऑफ टू मैट्रिसेस इज कॉल्ड द इक्वलिटी। क्लियर है बात? अभी देखो हमारे पास क्या है कि कंपैरिजन करना है ना, इक्वलिटी चेक करनी है अपने को कि दो मैट्रिक्स इक्वल है कि नहीं। बट बिफोर दैट हमको क्या करना है कि कंडीशन इसका ध्यान रखना है, और वो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है हमारा कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस मस्ट बी सेम। ठीक है, ऑर्डर बिल्कुल सेम होना चाहिए, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। दो मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, कंपैरिजन ऑफ टू मैट्रिसेस। तो अगर कंपैरिजन ऑफ टू मैट्रिसेस की अगर बात कर रहे हैं हम, ठीक है, तो दो मैट्रिसेस होंगे यहाँ पे बिल्कुल इस टॉपिक के अंदर, और दो मैट्रिसेस के ऑर्डर आपके पास बिल्कुल सेम होना चाहिए। अगर एक 2x2 का है तो दूसरा भी 2x2 का होगा, अगर एक आपका 2x3 का है तो दूसरा भी आपका क्या होगा, 2x3 का होगा। क्लियर बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो देखते हैं जरा। लेट सपोज करिए ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर, ले लीजिए आप कोई भी 2x3 का ले लीजिए, चलिए ठीक है। तो ए है आपके पास A11, A12, A13, 21, 22 एंड 23, और नेक्स्ट है आपके पास B 11, B12, B13, B21, B22 एंड B23। ठीक है, इफ अगर आपके पास दो मैट्रिक्स बराबर हुए, ठीक है, तो क्या क्या कंडीशन, क्या क्या आउटकम्स, क्या क्या कंक्लूजन निकल के आते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। अगर दो मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर सेम है, पहली बात तो ध्यान रखना है आपको कि दो मैट्रिक्स को कभी भी आप इक्वल तब कर पाओगे, पहली बात तो तब जब आपके पास क्या होगा, ऑर्डर सेम होगा। पहला कंडीशन आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि आपके पास ऑर्डर सेम होनी चाहिए इसकी। ठीक है, उसके बाद जब आप इक्वल कर रहे हो तो इक्वल करने से क्या क्या चीज़ें आपको इसकी कंक्लूजन मिलती है, इसकी क्या क्या रिजल्ट्स मिलते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो जब आप दोनों मैट्रिक्स को आप इक्वल करते हैं, ठीक है, तो जब आप इक्वल कर रहे हैं तो आपको एक चीज़ समझ में आ रहा है कि यार ये दोनों मैट्रिक्स बराबर हो गए। अब जब दोनों मैट्रिक्स बराबर हो गए तो इससे एक चीज़ क्लियर हो जाता है कि सेम पोजीशन वाले दोनों के एलिमेंट्स आपस में बराबर होंगे। क्लियर बात? सेम पोजीशन वाले हैं जितने भी आपको दिख रहा है कि पहला रो और पहला कॉलम पे जो पहला मैट्रिक्स है उसका एलिमेंट क्या है आपका A11 और सेकेंड वाले का क्या है B11, तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे इससे। A11 इक्वल टू B11, ठीक है, A12 इक्वल टू B12, A13 इक्वल टू B13, इस तरीके से आपका A21 इक्वल टू B21, और नेक्स्ट है आपके पास A22 इक्वल टू B22, और नेक्स्ट है आपके पास A23 इक्वल टू B23। ठीक है, क्लास क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है अच्छे से? ठीक है, तो ये हमारे पास टॉपिक्स हैं, इसके बारे में कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह अपन इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं अपन। लिखिए क्वेश्चन यहाँ पे, इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, what are the possible order it can have? क्लियर है क्लास? सबको समझ में आ रहा है? क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, ठीक है,
एक मैट्रिक्स है जिसके पास क्या है, आपके पास 8 एलिमेंट्स हैं इस तरीके से, है ना। ये एलिमेंट क्या होता है, जो मैट्रिक्स के अंदर होते हैं इस तरीके, जैसे इसमें 6 है, वैसे ही हमारे पास कोई और मैट्रिक्स है ना, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास 8 एलिमेंट्स हैं। अब ये जो 8 एलिमेंट्स है, ठीक है, इसके लिए आपको ऑर्डर बतानी है। क्लियर है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास क्या है, 8 है। तो इसका ऑर्डर, पॉसिबल ऑर्डर्स कैसे कैसे बनेंगे, देखिए जरा, 1/8, 1 रो और 8 कॉलम के। इसी को उल्टा कर देंगे तो 8/1 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। 2/4 और क्या हो जाएगा, 4/2। बताया ना, दो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स के आपके पास ऐसे डिजिट होने चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन करने पर 8 आए। तो 1/8 है ना, ठीक है, 8/1, 2/4 और आपका 4/2। क्लियर बात समझ में आ रहा है। इनके अलावा और कुछ नहीं है हमारे पास, और भी पॉसिबल ऑर्डर्स जो है हमारे पास और बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। यही आपके पास 4 पॉसिबल ऑर्डर्स है। तो यही पूछ रहा है, ठीक है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स, तो दिस आर द पॉसिबल ऑर्डर्स, ठीक है, ये बताना है आपको। क्लियर है क्लास, सबको समझ में आ रहा है अच्छे से, ठीक है, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत है इसमें, सबको समझ में आया ये, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम थोड़ा सा देखते हैं अपन इसके बारे में, क्या है नेक्स्ट प्रॉब्लम। ठीक है, आपको दिया हुआ है, इफ a इक्वल टू aij इक्वल टू 2 3 - 5 14907 -2, ठीक है, एंड b इज इक्वल्स टू bij, ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू 2 - 3 1 - 1 4 एंड 2, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है आपको, फाइंड, पहला कह रहा है आपको A22 प्लस B21, और नेक्स्ट आपको पूछ रहा है A11 इंटू B11 प्लस A22 इंटू B22, ठीक है। तो ये दो आपके पास क्वेश्चन है, आपको दो क्वेश्चन को सॉल्व करना है इसमें, ठीक है। बड़ा आसान सा काम है, इसमें कुछ करना नहीं है, आपने सीखा हुआ है कि आपका ये जो डिनोट करके आपको दे रहा है A11 B11 A22 B22, ये है क्या चीज़, ठीक है। क्वेश्चन में क्लियर है एकदम कि भाई पहला जो मैट्रिक्स है वो A है, जिसके अंदर एलिमेंट्स को आपको स्मॉल a से रिप्रेजेंट किया गया है, स्मॉल aij, A11 A12 इस तरीके से होंगे सारे, है ना। ये A11 होगा, ये आपका A12 होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका Bij है, मतलब ये B11 हो गया, ये आपका B12 हो गया, ठीक है। सेम B21 B22, नेक्स्ट इज B31 B32। इनको ही आपको यहाँ पर निकालना है ना। यहाँ से आपको क्या करना है, ठीक है, अलग से सेपरेट करना है और यहाँ पे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो दिख रहा है आपको A22 प्लस B21 की बात कर रहे हैं। A22 फर्स्ट वाले में हमको कहाँ जाना है, सेकंड रो और सेकंड कॉलम पे जाना है, दिख रहा है। तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम में जो एलिमेंट है वो क्या है आपका 4 है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास B21 है ना, ठीक है। सेकंड B से बात करेंगे तो अपन सेकंड मैट्रिक्स में आ जाएंगे, ठीक है। तो B21 की बात करेंगे तो सेकंड रो, ठीक है, और फर्स्ट कॉलम, तो ये आपका सेकंड रो हो गया और फर्स्ट कॉलम मतलब आपका -3 हो गया, ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्व करते तो क्या हो जाएगा, 4 - 3 = 1 हो जाएगा। क्लियर है क्लास, सबको समझ में आ रहा है। बिल्कुल आसान सा काम है, आपको क्या करना था, ये सर्च करना था बस। इसको आपको दिया हुआ है मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स की वैल्यू दी हुई है, बस आपको सर्च करना है कि A22 कहाँ पे है और B21 कहाँ पे है आपका। क्लियर, A से बात करेंगे हम फर्स्ट मैट्रिक्स में और B अगर बोलते हैं तो हमको सेकंड मैट्रिक्स के अंदर जाना है। क्लियर है, ठीक है। मैं इसके बारे में और आपको वर्क दूंगा, आपको होमवर्क देने वाला हूँ अभी मैं, ठीक है। थोड़ा सा आप पहले समझ लीजिए कि कैसे बनता है इस टाइप के क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपका है ना, सेकंड क्वेश्चन क्या बोलते हैं, A11 B11 और प्लस क्या होता है आपका A22 और B22। सेम काम है आपका, सर्च करना है इसको। चाहो तो आप लोग इसको कर सकते हैं, आप इसको होमवर्क है ना, ठीक है। ये आप होमवर्क लिख लीजिएगा, ठीक है। क्लियर, तो जैसे कि अब हम लोगों ने कुछ डिस्कस किया, अभी आपको टाइप्स वगैरह के बारे में, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में आपको बताना है इसमें, है ना। नेक्स्ट क्लास में अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो तब तक के एक छोटा सा होमवर्क है, अभी हम बहुत सारी चीज़ें और डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। बट
अभी आपके पास जितने भी टॉपिक्स अभी समझाया गया इसके बारे में थोड़ा घर में पढ़िए आप, ठीक है, रीड करिए, और कोई भी अगर डाउट्स होता है तो आप कोई मैसेज कर सकते हैं जो भी आपको क्वेरी है, अदरवाइज आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है, कॉलिंग अगर आपको करना है तो कॉलिंग कर सकते हैं अगर कोई डाउट्स होता है तो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है, थैंक यू।